हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जाएंगे उसका नाम है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। उसका नाम है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बाउंड्री लेयर थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा, लॉसेस को देखा, बाउंड्री लेयर थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको देखा। उसके बाद आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ये पढ़ेंगे कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन को समझने से पहले ऐसा है कि हम आपको एक केस बताते हैं। उसमें क्या है कि देखो दो तरीके का फ्लो होता है। एक जो नॉर्मल फ्लो है जो जनरली अकर्स होगा, डेट इज कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, फ्लूइड का फ्लो होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या आ जाता है, दूसरा केस आ जाता है कि हम लोग इसको एबनॉर्मल फ्लो की तरफ ले जाए। डेट इज क्या मतलब है, तो देखो सबसे पहली चीज अगर आपसे कोई पूछे तो देखो, अगर हम आपको बताना चाहे तो देखो ये एक पहला कंडीशन हम आपको फ्लो का बना के दिखा रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, एक कन्वर्जिंग सेक्शन बनाया है। ठीक है, और इस कन्वर्जिंग सेक्शन में आपको कंटिन्यूअसली अगर मान लीजिए हम लोग फ्लो इधर से इन करते हैं और फ्लो इधर से आउट करते हैं, तो देखिए ये हमने बेसिकली कन्वर्जिंग सेक्शन एक बनाया है। इस सेक्शन में आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब कंटिन्यूअसली क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती होगी, इंक्रीज होती होगी, जबकि प्रेशर की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे सपोज दैट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सो ऑन, इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट मान रहे हैं। तो V1 पर जितनी वेलोसिटी मिलेगी V2 पर उससे ज्यादा होगी, V3 पर उससे ज्यादा होगी, V4 पर उससे ज्यादा होगी, V5 पर उससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रेशर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर P1 पर मिलेगा, उससे कम P2 पर मिलेगा, उससे कम P3 पर मिलेगा, फिर 4 पर, फिर 5 पर। मतलब क्या समझ में आया, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है। इस टाइप का फ्लो क्या कहलाता है, देखो इसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्लो। ठीक है, या फिर ये वो फ्लो कंडीशन है जो जनरली या नॉर्मली अकर होता है, जिसमें फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो अगर हमने एक्सेलरेटिंग फ्लो बनाया है तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये कभी भी इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो कभी भी बाउंड्री को छोड़ेगा नहीं। यानी जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा वो बाउंड्री से हमेशा टच होते हुए फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो सिंपल सा फंडा है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो करे और वो फ्लो करते हुए अपनी बाउंड्री को, अपने सरफेस को क्या कर दे, छोड़ दे, सेपरेट कर जाए, तो उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने एक्सेलरेटिंग फ्लो कंडीशन बनाया है, दैट इज की हमने ये नॉर्मल कंडीशन लिया है, नॉर्मल फ्लो कंडीशन लिया है, और इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, और प्रेशर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। मतलब ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर इसको हम x डायरेक्शन मान के चलें तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा कैसा मिलेगा, तो देखो
कंटिन्यूअसली प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, यानी P1 एंड P5 में देखें तो P5 इज फाइनल, P1 इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज DP, दैट इज कि हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट कैसा मिलेगा, निगेटिव। तो क्या पता चला कि अगर मेरे को प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब यह है कि इस फ्लो में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और फ्लूइड जो है वो हमेशा बाउंड्री से अटैच होकर के क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये मेरा नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि फ्लो इज ऑलवेज अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वो कंडीशन है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, इसका एब्रप्ट कंडीशन ले लें, यानी इसका एक एबनॉर्मल कंडीशन ले लें, और जिसमें हम ये दिखा दें कि कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के जोन में जाना है, तो क्या होगा। तो देखो, इसके लिए ये मेरा नॉर्मल कंडीशन था, एक्सेलरेटिंग फ्लो का था, यानी इस तरीके के फ्लो कंडीशन में कभी भी आपको बाउंड्री लेयर का सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल उसी तरीके की चीजें हैं। मान लो सपोज दैट इस तरीके से ये है, यहां से आपने किसी बॉल को क्या किया, नीचे की तरफ छोड़ दिया। अब आप देखो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा, कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे बॉल इधर आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और हमेशा याद रखो बॉल हमेशा इसको टच करते हुए, बाउंड्री को टच करते हुए, सरफेस को टच करते हुए यहां तक आएगा। लेकिन अब देखो, जैसे ही बॉल यहां से इसके ऊपर जाना शुरू हुआ, जैसे जैसे बॉल ऊपर चढ़ना शुरू होगा, क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटनी शुरू होगी, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसकी वेलोसिटी लगभग क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, फिर दोबारा क्या कर जाएगा, लौट जाएगा, और ये जब पीछे की तरफ गिरेगा तो ये बाउंड्री को क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि बाउंड्री को उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो वही चीज यहां भी है, ये वाला कंडीशन एक्सेलरेटिंग है, जबकि ये वाला एबनॉर्मल कंडीशन है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। ठीक उसी तरीके से यहां भी है। देखो, अगर अब मैंने क्या किया, आपको एक सेक्शन बना लिया सपोज दैट, ठीक है, तो हमने सपोज दैट एक सेक्शन बनाया इस बार, और इस बार हमने बना लिया कैसा है, एक डाइवर्जिंग पाइप बना लिया सपोज दैट, ठीक है। सपोज दैट मैंने क्या किया, एक डाइवर्जिंग सेक्शन जैसा कुछ बना लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां से फ्लो इन हुआ, यहां से फ्लो हम कह रहे हैं कि आउट होने का है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब फ्लो होगा तो इनिशियली फ्लो जो होगा वो पूरा का पूरा अभी बाउंड्री से क्या करेगा, टच होते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आगे की तरफ, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से अगर हम पॉइंट्स दे दें, तो 1 2 3 4 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को दिख रहा है कंटिन्यूअसली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस केस में वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज, प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका वेलोसिटी अब क्या होगा, कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको बिल्कुल ही उस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर वेलोसिटी जो है वो इतना कम हो जाएगा उसका चेंज कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आपको एट y इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, क्या होने लग जाएगा, घटने लगेगा। तो घटते 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 एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 मिल जाएगा। दूसरी चीज देखो, प्रेशर बढ़ रहा है, जनरली प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो प्रेशर ग्रेडियंट जो है नेगेटिव से किसकी तरफ जाना शुरू करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के क्रम में कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 0।
तो ये वही पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा और प्रेशर ग्रेडियंट भी जीरो हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर फ्लूइड जो होगा वो क्या करेगा, अब वो बाउंड्री को टच करना छोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, दैट इज की सेपरेशन जो होगा इसी पॉइंट पर क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, ये अब्रप्ट कंडीशन है, तो आपको वेलोसिटी भी घट रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ रहा है, तो फ्लूइड को दिक्कत होगी ना कि उसको टच हो करके चले। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जीरो। और जिस पॉइंट पर प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होगा वहीं पर बाउंड्री लेयर का सेपरेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, लेकिन अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब ऐसा होगा कि अब इसके आगे फ्लो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि अब बाउंड्री लेयर को, यानी कि फ्लूइड जो है, देखो ये जो फ्लूइड था वो ऐसे फ्लो करने लग गया है, दैट इज कि इस पॉइंट से उसने बाउंड्री को छोड़ना शुरू किया। देखो इस पॉइंट से उसने बाउंड्री को छोड़ना शुरू किया और अब पूरा पूरा बाउंड्री को फ्लो क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। दैट इज कि फ्लूइड सेंटर से पास कर जाएगा, इधर इधर फ्लूइड नहीं होगा, क्योंकि अब जो यहां पर पॉइंट मिला है दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या हो गया होगा, प्रेशर ग्रेडियंट जो निगेटिव था शुरू में, यहां जीरो हुआ और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि बाउंड्री के करीब जो है वो फ्लो आगे की तरफ नहीं हो रहा है, यहीं पर फ्लो जो आसपास बाउंड्री के करीब जो फ्लूइड है वो यहीं पर क्या कर रहा है, रिवर्स फ्लो कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्स फ्लो होने लग जाएगा, रिवर्स फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव रहा करता था वो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बाउंड्री के करीब जो भी फ्लूइड होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो गया यानी एब्रप्ट कंडीशन हो गया और वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया, दैट इज फ्लो आगे के बजाय पीछे की तरफ होने लग जाएगा, लेकिन ये केवल बाउंड्री के करीब होगा। ऐसा नहीं कि सेंटर में, सोच लीजिएगा सेंटर में जैसे फ्लो हो रहा था वैसे ही फ्लूइड फ्लो करता रहेगा, लेकिन अब वो बाउंड्री को छोड़ चुका होगा। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो जाएगा। तो बाउंड्री लेयर के सेपरेशन से क्या पता चला कि देखिए जिस पॉइंट पर सेपरेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर प्रेशर ग्रेडियंट जीरो हो जाता है और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो गया तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज क्या पता चली कि जब भी कभी बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो चुका होगा तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड वेक फॉर्मेशन। इसको क्या कहा जाता है कि वेक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो वेक फॉर्मेशन हमेशा बाउंड्री लेयर के सेपरेशन के बाद ही बनेगा। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव फॉर्मेशन, तो आप कहोगे कि सर प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होना चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या फिर आप ये कहोगे कि सर बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो चुका होना चाहिए। ठीक है, जहां पर सेपरेशन स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि फ्लूइड अब बाउंड्री को छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, फ्लूइड जैसे ही छोड़ना शुरू कर देगा उसके आगे देखोगे तो अब हाँ बाउंड्री को वो पूरा पूरा छोड़ चुका होगा। जब छोड़ चुका होगा तो वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, वेक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा इसीलिए तो आपको बताया गया था ना कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन जनरली डाइवर्जिंग फ्लो में होता है। ठीक है, दैट इज कि मान लो एक इस तरीके से है सिस्टम, फ्लो हो रहा है, तो जैसे जैसे फ्लो ऊपर चढ़ेगा किसी न किसी पॉइंट पर हो सकता है कि प्रेशर, तो फ्लो ऐसे चल जाएगा। ठीक है, वो यहां से टच, यहां से मतलब अगर देखो तो इससे यहां पे टच नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ही यहीं से पार हो गया। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन तभी होगा जब आपका एब्रप्ट फ्लो होगा, दैट इज कि कभी भी एक्सेलरेटिंग फ्लो नहीं होना चाहिए, रिटार्डिंग फ्लो होना चाहिए। ठीक है,
तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है तो वेग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन? तो आप कहेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वेग फॉर्मेशन वहां पर होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाउंड्री सेपरेशन पॉइंट कहां पर होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, आप बोलेंगे कि द पॉइंट एट विच प्रेशर ग्रेडियंट बिकम्स जीरो और वेलोसिटी ग्रेडियंट बिकम्स जीरो, देन दैट पॉइंट इज नोन एज सेपरेशन पॉइंट। तो सिंपल सा फंडा है, फ्लूइड का अपने बाउंड्री से डिटैच्ड होकर के फ्लो करना क्या कहलाता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहलाता है। ठीक है। और ये इसलिए होगा कि जैसे जैसे फ्लूइड किसी बाउंड्री के ऊपर, एक तो बाउंड्री उसको फ्रिक्शन भी देगा, दूसरा उसको ऊपर की तरफ क्या करना है? एब्रप्ट फ्लो करना है, ऊपर के ऊपर चढ़ाई करना है। तो एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, जो बाउंड्री के नियर बाई फ्लूइड है वो ही सिर्फ पीछे की तरफ फ्लो करेगा, बाकी फ्लो उसके आगे निकल जाएगा और वो बाउंड्री को छोड़ चुका होगा। ठीक है। तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहलाता है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा बाउंड्री लेयर सेपरेशन का, तो आप समझ गए। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, लैमिनार फ्लो में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हमेशा कम रहता है। लैमिनार फ्लो जनरली अकर्स एट लो वेलोसिटीज, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स एट हाई वेलोसिटीज। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी कि बताइए लैमिनार फ्लो में सेपरेशन जल्दी होगा कि टर्बुलेंट फ्लो में सेपरेशन जल्दी होगा। तो देखो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द फ्लो काफी ज्यादा होता है लैमिनार फ्लो से। ठीक है। तो उसमें सेपरेशन भी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जीरो होना चाहिए, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट लैमिनार में जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी जो थी वो कम थी। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है? काफी हाई होती है, जिस वजह से टर्बुलेंट फ्लो में जो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है वो देर में होता है। यही कारण है कि आपको बता दें कि देखिए क्रिकेट बॉल देखिए और गोल्फ का बॉल देखिए, गोल्फ में बहुत दूर तक हम लोगों को क्या करना होता है? फ्लो करवाना होता है। तो हम लोगों को गोल्फ में इसी वजह से देखा होगा कि बॉल के ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं? डॉट्स बना दिए जाते हैं, ताकि उस पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो वो टर्बुलेंट हो। ठीक है। तो बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट फ्लो में देर में सेपरेट होता है, जबकि लैमिनार में जल्दी सेपरेट हो जाता है। तो ये था आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो होप कि आपको बाउंड्री लेयर सेपरेशन बहुत इजीएस्ट वे में समझ में आया होगा कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या है, और केवल यही याद रखा जाता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन में कि क्या है और कब होगा एंड सेपरेशन पॉइंट कौन सा होता है। तो सिंपल सा कंडीशन है, अगर हम रिटार्डेड फ्लो करा दें, डाइवर्जिंग फ्लो करा दें, तो उसमें जो फ्लो होगा तो उसमें बाउंड्री लेयर सेपरेट कर जाएगा। तो अब कोई पूछे कि बाउंड्री लेयर सेपरेट ना करे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, आप एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हमेशा क्या रखेंगे? कम रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर दोगे, मान लो एक्सटर्नल फ्लो है, इसी वजह से देखते नहीं हो विंग्स वगैरह जो होते हैं एरोप्लेन्स वगैरह के, उनके ऊपर स्लॉट बना दिए जाते हैं। स्लॉट बनाने से उसमें बाउंड्री लेयर का सेपरेशन नहीं होगा। बाउंड्री लेयर से, क्योंकि ऐसे कर्व है, बीच में स्लॉट बना दिया तो फ्लूइड वहां से पास कर जाएगा, बाउंड्री लेयर का सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको बेसिकली आप टर्बुलेंट में ले जाएंगे तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन देर में होगा। ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन याद रखिएगा, क्लियर है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं एक नया कॉन्सेप्ट है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड फ्लो ऑन द बॉडी। हेडिंग दीजिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड फ्लो ऑन दी बॉडी। देखिए आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि कोई भी बॉडी है और उसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसके वजह से बॉडी पर जो भी फोर्सेस लगते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कैसे स्टडी करेंगे, तो उसकी बात करेंगे। तो पहली चीज तो आप हमेशा याद रखिए कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड फ्लो ऑन द बॉडी की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। फर्स्ट वन इज ड्रैग फोर्स। ठीक है। सेकंड वन इज लिफ्ट फोर्स।
जब भी कोई फ्लूइड किसी बॉडी के ऊपर से फ्लो करेगा तो उसकी वजह से उसके बॉडी पर दो टाइप के फोर्सेस क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। एक है ड्रैग फोर्स, एक है लिफ्ट फोर्स। अब याद क्या रखना है, तो हमेशा याद रखेंगे ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ड्रैग फोर्स जो बॉडी पर लगेगा वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो लगेगा। क्लियर है? दूसरा लिफ्ट फोर्स क्या होगा, एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर लगेगा। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मान लो एक कार है, ऐसे मूव कर रहा है, तो भाई कार का वेलोसिटी उधर है ना, फ्लूइड का वेलोसिटी तो उसके पीछे हो गया ना। तो ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, बेहतर होगा यहां लिखो फ्लूइड फ्लो। नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि सर ये तो अपोजिट हो गया। अरे अपोजिट नहीं हुआ है, फ्लूइड जिस, अगर गाड़ी इधर जा रहा है तो फ्लूइड का फ्लो तो रिलेटिवली उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम ड्रैग और इसको लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक एबनॉर्मल सा फिगर एक बना लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो एक तो तरीका इसको डायरेक्ट लिख दें, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। देखो इसके लिए हम आपको एक एबनॉर्मल एसिमेट्रिकल बॉडी बनाते हैं और उसके ऊपर हम आपको ड्रैग निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने कोई एक बॉडी ऐसे ले लिया। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इधर से फ्लूइड्स आ रहे हैं और फ्लूइड इसके ऊपर से फ्लो करेगा। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसके लिए चलो हम ऐसा करते हैं ना, एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर बॉडी पर एक एलिमेंटर एरिया ले लेते हैं dA। तो देखो जो फ्लूइड यहां से इस तरीके से पास करेगा टेंजेंशियली, उसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा टाउ dA। ठीक है, शियर होगा ना, विस्कोसिटी के कारण फोर्स लगेगा। और जो फ्लूइड इसके ऊपर है उसका जो 90 डिग्री पे जो इसका वेट आएगा यानी कि वो होगा PdA, प्रेशर के कारण होगा। ठीक है, और ये पूरा बॉडी है तो देखो सिंपल सा फंडा है, पूरे बॉडी पर अगर हम कहें तो पूरे बॉडी के ऊपर देखो एक्चुअल में जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में है, दिस इज दी FR रिजल्टेंट, और ये है FD, ये है FL। दिस इज दी ड्रैग फोर्स विच इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन एंड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और लिफ्ट फोर्स कहाँ है, तो लिफ्ट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। दैट इज कि अगर मेरे को FR चाहिए तो हम क्या करेंगे, FD स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे, मेरा मिल जाएगा FR। तो FR ही चाहिए जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, लेकिन FD और FL चाहिए। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट क्या कर लिया, यहाँ पर ले लिया। अब देखो ध्यान से, सपोज दैट मैंने इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लिया मैंने कितनी है u इन्फिनिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम के साथ इसका जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस चीज़ को आपको दिखाया है इस तरीके से। सपोज दैट देखो ये जो टाउ नॉट dA है इसको हम ग्रीन कलर से दिखा दे रहे। ठीक है, दिस इज द टाउ नॉट dA। ठीक है, और इस टाउ नॉट dA पे PdA क्या है, वो है 90 डिग्री। उसको हम ब्लैक कलर से दिखा दे रहे हैं। देखो दिस इज द PdA। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां पर जो एंगल दिखाया हमने वो कितना दिखाया, थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है और यहां से हमने एक डॉटेड लाइन खींच दिया तो यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा। यहां कितना होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। यहां थीटा है तो यहां क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर यहां 90 माइनस थीटा है तो यहां कितना होगा, यहां हो जाएगा फिर से थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये था थीटा
तो PDA का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता वो होता आपको PDA cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता वो होता PDA sin थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज द PDA cos थीटा एंड दिस डायरेक्शन में क्या होगा PDA sin थीटा। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो यहां क्या हो जाता, यहां पर आपको मिलता टाउ नॉट DA cos थीटा और इधर हो जाता टाउ नॉट DA sin थीटा। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एलिमेंट को तोड़ लिया। तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग जानते हैं कि ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो आप कहोगे कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक तो ये लग रहा है और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक तो ये लग रहा है, यही दोनों इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिख रहा है। दैट इज कि अगर हमको टोटल लिखना भी है तो हम लिखेंगे PDA cos थीटा फॉर अ क्लोज्ड लूप, यानी कि पूरे पूरे बॉडी के लिए हो गया, प्लस टाउ नॉट DA sin थीटा और पूरे बॉडी पर। तो जो ड्रैग फोर्स आया वो समेशन ऑफ इन दोनों का आया। अब इसमें देखो ये वाला जो ड्रैग फोर्स बन रहा है ये किसके कारण दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है कि ड्रैग ड्यू टू प्रेशर है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ड्रैग, और इसी को कहा जाता है फॉर्म ड्रैग। इसको क्या कहते हैं, फॉर्म ड्रैग। ठीक है। यहां पर भी ये भी ड्रैग है, लेकिन ये ड्रैग किसके कारण आ रहा है, shear स्ट्रेस के कारण, या ये कहो स्किन फ्रिक्शन के कारण या विस्कोसिटी के कारण। ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। तो अब देखो एक चीज तो समझ में आ गया कि ड्रैग इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब ये है कि सपोज दैट अगर ये एक व्हीकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लूइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और ये इधर जा रहा है तो ड्रैग उसको पीछे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है। अब वो दो कारण से आ सकता है, बहुत सिंपल है। जो चीज मैंने यहां लिखा है उसको मैथमेटिकली समझो। देखो सपोज दैट ये है, ये बॉडी इधर जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, एक फ्लूइड यहां से पार करेगा, यहां से जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन के कारण इसको रोकने की कोशिश करेगा, विच इज दी विस्कस ड्रैग और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। दूसरा, कुछ फ्लूइड इसके यहां पर डायरेक्टली टच करेगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। जब इस पर टच करेगा तो वो कौन सा ड्रैग देगा, वो देगा प्रेशर ड्रैग। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपसे पूछा जाए तो प्रेशर ड्रैग एंड विस्कस ड्रैग में क्या फर्क है, समझ में आ गया। प्रेशर ड्रैग प्रेशर के कारण आ रहा है, विस्कस ड्रैग या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग किसके कारण आ रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण आ रहा है, स्किन फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। और इन दोनों का जो समेशन होता है, समेशन ऑफ प्रेशर ड्रैग एंड विस्कस ड्रैग या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग इज नोन एज प्रोफाइल ड्रैग। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोफाइल ड्रैग पढ़ते हैं। यानी कि इन दोनों का समेशन क्या कहलाता है, प्रोफाइल ड्रैग। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि चलिए प्रोफाइल ड्रैग है, ड्रैग इतना होता है। और दूसरी चीज एक तो है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरी चीज यहीं पे याद रखो, अगर ड्रैग निकालना हो तो ड्रैग निकालने का डायरेक्टली फार्मूला भी है, वो है आपको CD रो A U इंफिनिटी स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि ये डिराइव्ड किया हुआ है, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इससे फंडामेंटल समझ में आता है कि आपको ड्रैग है क्या चीज। ठीक है। तो जब भी ड्रैग चाहिए आप यहां से एग्जाम में निकाल सकते हो, ये इसलिए बताया ताकि पता चले कि ड्रैग कौन कौन सी चीजों के कारण आया है। क्लियर है। दूसरी चीज यहीं से देखो, CD जो हमने लिखा था कल
अप्रॉक्स सॉल्यूशन, ब्लासियस सॉल्यूशन, वहां डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना सिखाया था, लेकिन सीडी यहां से भी निकाल सकते हो। एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट जो है, इसको ड्रैग कोएफिशिएंट पढ़ेंगे और ये कहां से निकालेंगे, डायरेक्ट यहां से निकाल लो, एफ डी अपॉन 1/2 रो ए यू इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है, एफ डी ड्रैग है, सी डी क्या है, सी डी इज दी ड्रैग कोएफिशिएंट। ठीक है, एरिया इज दी क्या है, प्रोजेक्टेड या प्रोफाइल एरिया। ठीक है, या प्रोजेक्टेड एरिया कहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बेहतर होगा, प्लान एरिया लिख दो। ठीक है, यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, रो इज दी डेंसिटी है, बाकी चीजें आपको पता है। तो आप यहां से डायरेक्टली, और देखो तो ये जो सी डी होता है, कोएफिशिएंट, ड्रैग कोएफिशिएंट जो होता है, ये बेसिकली फंक्शन होता है किसका किसका, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन का, उस बॉडी का ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, दूसरी चीज उसके सरफेस रफनेस का फंक्शन होता है, शेप का फंक्शन होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन होता है। तो जब भी अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि सीडी जो होता है वो फंक्शन ऑफ क्या होता है, जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन, जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन, शेप, सरफेस रफनेस एंड रेनॉल्ड्स नंबर, इन सारी चीजों का ये फंक्शन होता है। ठीक है, यानी ये उसी पर डिपेंड करता है और ये वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग ली जाती है। जैसे स्फीयर का केस होगा तो स्फीयर के केस में सीडी का वैल्यू लिया जाता है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर ये वैल्यूज दिया हो, और ये ना दिया हो तो सीडी का वैल्यू, स्फीयर का केस होता है तो 24/RE होता है, 24 रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग केसेस में हम लोग सीडी का वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखो क्या समझ में आया, ड्रैग बराबर इतना निकल गया। यहीं से हम लिफ्ट भी तो निकाल सकते हैं। लिफ्ट का मतलब क्या है, लिफ्ट का मतलब क्या है कि आपको परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखना है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर ये भी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर ये भी है। दैट इज कि अगर हमको लिफ्ट फोर्स लिखना है तो लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, देखो, टाउ नॉट डी ए कॉस थीटा पूरे बॉडी के लिए, चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव लिया है, जबकि ये डाउनवर्ड है यानी कि ये नेगेटिव है, पी डी ए साइन थीटा। तो जो लिफ्ट फोर्स आया ये भी आपको दिख रहा होगा कि लिफ्ट फोर्स भी दो वजह से आया है, एक है आपका शियर के कारण, एक है आपका प्रेशर के कारण। प्रेशर वाले का डायरेक्शन किधर होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो, अगर मान लो तुम ऑटोमोबाइल डिजाइन कर रहे हो, कार डिजाइन कर रहे हो, तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि सर ये वाला लिफ्ट फोर्स पी डी ए साइन थीटा वाला लिफ्ट फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, ये कम हो, तो चूंकि गाड़ी जमीन को पकड़ के चले। यही कारण है कि जो नॉर्मल व्हीकल्स को आप देखते हैं तो उनमें ग्राउंड क्लियर, जो बहुत तेज चलती है उन गाड़ी की बात करें, जैसे रेसिंग कार, रेसिंग कार में हमेशा देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाओगे तो क्या चीज बढ़ जाएगा, पी डी ए साइन थीटा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी टाउ नॉट डी ए कॉस थीटा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और पी डी ए साइन थीटा कम हो जाएगा। तो पी डी ए साइन थीटा अगर कम हो गया, ये बढ़ गया, तो वो व्हीकल ग्राउंड को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन में यही होता है, जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं जब वो रनवे पर चलते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें पी डी ए कॉस थीटा को डिक्रीज किया जाता है और टाउ नॉट डी ए साइन थीटा को इंक्रीज किया जाता है। कभी आपने फ्लाइट में बैठे होंगे आप लोग, तो कभी विंडो सीट लीजिए और विंग्स के पास लीजिएगा। तो जब विंग्स के पास आप लेते होंगे विंडो सीट, तो कभी आपने देखा होगा ये विंग्स होता है, जब वो ट्रैक पर रनवे पर चलता है तो इनिशियली विंग्स क्या होते हैं, वो इस तरीके से फ्लो करने लग जाते हैं, विंग्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। विंग्स बाहर की तरफ इसलिए निकाला जाता है, देखो शुरू में विंग्स ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये और सरफेस एरिया ये बाहर की तरफ आ जाता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस वाला जो लिफ्ट फोर्स है ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। लेकिन जब लैंड होता है तो वो प्लेट सीधा नहीं इस तरीके से खोला जाता है ताकि प्रेशर ड्रैग क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है,
और इसके रिगार्डिंग आपको अगर देखना होगा तो हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि कैसे वो चीज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लिफ्ट है, वो आपका ड्रैग है। लिफ्ट फोर्स को ही आप एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लिफ्ट फोर्स निकालना है तो लिफ्ट फोर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, लिफ्ट इज इक्वल टू 1/2 लिफ्ट कोएफिशिएंट रो ए यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ड्रैग के लिए CD लेंगे, लिफ्ट कोएफिशिएंट के लिए ये लेंगे। तो यहां से आपको लिफ्ट कोएफिशिएंट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों मैंने इसलिए बताया ताकि आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो कि ड्रैग कितने कारणों से आता है। तो जब भी कोई पूछे कि ड्रैग कितने टाइप का होता है तो सुन लो, पहला है ड्रैग, प्रेशर ड्रैग होगा पहला ड्रैग। दूसरा स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। प्रेशर ड्रैग का मतलब क्या है, ड्यू टू ऑफ प्रेशर जो ड्रैग आ रहा है वो प्रेशर ड्रैग या फॉर्म ड्रैग कह रहा है, पैरा ड्रैग। दूसरा विस्कस ड्रैग है या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है। तीसरा, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो ड्रैग क्या कहलाएगा, प्रोफाइल ड्रैग। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ड्रैग। इंड्यूस्ड ड्रैग किसको कहते हैं, इंड्यूस्ड ड्रैग जो होता है वो ड्यू टू ऑफ लिफ्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से रुकावट ही है। आप ऐसे मूव करना चाह रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है तो वो रुकावट ही तो दे रहा है। तो इंड्यूस्ड ड्रैग किसको कहते हैं, देखो ये रहा तुम्हारा पहला नंबर, दूसरा नंबर ड्रैग का, ये तीसरा नंबर। फोर्थ नंबर है इंड्यूस्ड ड्रैग। इंड्यूस्ड ड्रैग का मतलब है ड्यू टू ऑफ लिफ्ट फोर्स। ठीक है, लिफ्ट के कारण जो ड्रैग आता है वो आपको इंड्यूस्ड ड्रैग है। और 5 नंबर है आपका वेव ड्रैग। 5वां नंबर है वेव ड्रैग। ड्रैग ड्यू टू ऑफ वेव ऑन द बॉडी इज नोन एज वेव ड्रैग। और जनरली ये क्या होता है, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज पर लगता है। जैसे शिप का मूवमेंट है, वेव आ रहा है, उसको रोक रहा है तो वो वेव ड्रैग कहला रहा है। ठीक है, तो वेव ड्रैग तो आपको क्या समझ में आया, 5 तरीके का ड्रैग है और पांचों हमने लिख दिया यहां पर। प्रोफाइल ड्रैग किसको कहेंगे, इन दोनों के समेशन को। तो अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं। जैसे सबसे पहली चीज हम लोग क्या चाहेंगे, अगर कोई बॉडी डिजाइन करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि ड्रैग जो होना चाहिए उस बॉडी के ऊपर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि ड्रैग इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी इधर फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा, और जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में वो क्या देगा, ड्रैग देगा। दैट इज कहीं ना कहीं ड्रैग जो है बॉडी के ऊपर क्या है, उसके मोशन को रोकेगा, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की तरह काम करेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि किसी भी बॉडी को डिजाइन करें तो उसके ऊपर ड्रैग मिनिमम होना चाहिए। तो ड्रैग मिनिमम कैसे कर सकते हो, पहला कंडीशन, ड्रैग मिनिमम करने का मतलब यह है कि आप प्रेशर ड्रैग को कम करना चाहेंगे, साथ ही साथ विस्कस ड्रैग को भी कम करना चाहेंगे। अब देखो विस्कस ड्रैग को कैसे कम कर सकते हैं, ये ड्रैग ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कैसे कम करेंगे, तो फ्रिक्शन कम करने का एक ही तरीका है, फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते हैं। देखो वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन ये दो ऐसी चीजें हैं मैकेनिकल की जिनको तुम खत्म नहीं कर सकते हो, और ये बहुत नुकसानदेह है। कहीं पर भी अगर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो तुम्हारा हमेशा सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग फ्रिक्शन को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, हाँ मिनिमम कर सकते हैं। तो मिनिमम कैसे करेंगे, हम लोग अपने बॉडी का सरफेस क्या करेंगे, बहुत स्मूथ बनाएंगे, उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पेंट पॉलिश इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला ड्रैग हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हमेशा याद रखो, इसको आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आया कि सर प्रेशर ड्रैग को कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो प्रेशर ड्रैग को मिनिमाइज करने का मतलब यह है कि हम बॉडी का शेप ऐसा बना दें कि वो बॉडी का शेप और स्ट्रीमलाइन दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। देखो ये है बॉडी, ठीक है, फ्लूइड आया टकरा गया, प्रेशर कितना ज्यादा है तो सीधे सीधे हो रहा है। तो क्यों ना हम बॉडी का शेप ऐसा बना दें कि उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, प्रेशर ड्रैग मिनिमाइज हो जाए। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा फंडा है। अगर हम डायग्राम बनाना शुरू करें, यही कारण है, मान लो हमने एक बर्ड को बना दिया। आप लोग देखे होंगे कि ये जो बर्ड होती है, कोई भी बर्ड जो होता है
वो बेसिकली आपने अगर कभी बर्ड को देखा होगा ध्यान से, तो बर्ड जो एयर में फ्लो करता है वो अपना इस शेप में होकर के फ्लो करता है, ठीक है। तो वो ऐसा शेप क्यों बना रहा है, देखो फ्लूइड आएगा और इसके ऊपर से ऐसे करके फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि इस बर्ड को ड्रैग नहीं लग रहा है, लेकिन वो ड्रैग केवल किसके कारण आ रहा है, वो आ रहा है इसके कारण आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा तो इसके ऊपर कोई नॉर्मली फ्लूइड तो नहीं ना टकरा रहा है कि प्रेशर ड्रैग है। तो क्या पता चला कि प्रेशर ड्रैग को मिनिमाइज अगर करना है तो हमको बॉडी का शेप ऐसा बनाना है कि वो स्ट्रीम लाइन के साथ क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, एंड द बॉडी हैव जिसका शेप स्ट्रीम लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाता है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो क्या पता चला कि अगर हम बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बना देंगे तो प्रेशर ड्रैग मिनिमाइज हो जाएगा, और फ्रिक्शन को कम करना है तो उसको स्मूथ बनाएंगे, लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्या पता चला हम लोगों को, यहीं से पता चला कि हम लोग बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड करके उसके ऊपर प्रेशर ड्रैग को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो हम लोग बात करेंगे कितने तरीके की बॉडीज होती हैं, लेकिन उससे पहले ये तो हमने जनरल कंडीशन बता दिया ड्रैग का, लिफ्ट का। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है, तो फॉर स्फीयर, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो आता है वो स्फीयर पर पूछा जाता है, ठीक है, कि स्फीयर पर बताइए कि ड्रैग वैग क्या होगा। तो आप याद रखिएगा फॉर स्फेरिकल बॉडी, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो ड्रैग फोर्स ऑन दी स्फीयर जो होता है वो होता है 3 पाई डी म्यू इंटू वी, ठीक है। v इज दी वेलोसिटी कहो या टर्मिनल वेलोसिटी कहो, एक बॉल है उसको ऊपर से गिरा दिया तो जिस वेलोसिटी से गिरेगा फ्री फॉल में वो वेलोसिटी कौन सी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी या v वेलोसिटी, ठीक है। तो 3 पाई डी दिस इज दी प्रोफाइल ड्रैग या टोटल ड्रैग। और हमेशा याद रखिएगा इस टोटल ड्रैग का अगर कोई पूछ दे कितना पार्ट स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है, कितना प्रेशर, तो आप कहेंगे कि इस पूरे में स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो होता है वो 2/3 ऑफ दी एफडी होता है। मतलब क्या हुआ, इस एफडी को 2/3 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 2 पाई डी म्यू वी, ठीक है। और प्रोफाइल ड्रैग या प्रेशर ड्रैग की बात करें तो प्रेशर ड्रैग जो होता है वो टोटल ड्रैग का 1/3 एफडी होता है, डेट इज की पाई डी म्यू वी। और एफडी इज द समेशन ऑफ स्किन फ्रिक्शन ड्रैग प्लस प्रोफाइल ड्रैग, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों जोड़ के देखो आ जाएगा 3 इतना। तो यहां से हमको क्या पता चला कि स्फीयर के केस में हम लोग ये लेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा फॉर स्फीयर सी डी बराबर, हम लोग एक तो तरीका क्या है कि ऐसे लिख सकते हैं एफडी अपॉन 1/2 रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू फॉर स्फीयर 24 अपॉन आर ई। स्फीयर के केस में हम लोग सी डी का वैल्यू कितना लेते हैं, 24 अपॉन आर ई लेते हैं, और आर ई हमको पता है क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। और याद रखिएगा लेकिन ये वैलिड होता है फॉर लो रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि वैलिड फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1, ठीक है। जनरली हम लोग इसी से काम चलाते हैं, इसी से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहीं से आपको बता दें, एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके इस एक्सिस पर सीडी रखा गया स्फीयर के लिए और यहां पर रखा गया रेनॉल्ड्स नंबर। देखा ये गया कि जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ रहा है, सीडी का वैल्यू क्या होता हुआ दिख रहा है, 1 पॉइंट पर आपको दिख रहा है, यहां है सीडी, 2 पॉइंट पर सीडी यहां आ गया, 3 पॉइंट पर सीडी यहां आ गया। डेट इज की क्या पता चला कि जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सीडी का वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू घटेगा। एंड यहीं से देखो CD एंड FD बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, CD एंड FD इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब CD घटेगा तो FD क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाते चले जाए तो उसके बॉडी के ऊपर जो ड्रैग लगता है वो घटता चला जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि आप रेनॉल्ड्स नंबर अगर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आपका फ्लो किधर से किधर जा रहा है, लैमिनार से मूव कर रहा है किसकी तरफ, टर्बुलेंट फ्लो की तरफ। क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा। देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लो लैमिनार से किसकी तरफ जाएगा, टर्बुलेंट की तरफ। यही कारण है कि आपको जब गोल्फ का बॉल होता है तो उसमें डॉट डॉट क्यों बना दिया जाता है, ताकि आपको वो बॉडी पर जो फ्लो हो जाए वो कैसा हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, तो ड्रैग कम लगेगा। और यही कारण है कि आप देखिएगा जो लेदर क्रिकेट बॉल होती है, वो क्रिकेट बॉल क्या होती है, आप उसके ऊपर देखेंगे धागा बांधा होता है, वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। इवन कि उसको क्या किया जाता है, रफ बनाया जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा फास्ट फेंका जा सके, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका बहुत अच्छा फंडामेंटल एग्जाम्पल कुछ आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट खेला होगा, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई बार होता है ना, लोग लिखते हैं अपने इंटरव्यूज में कि हॉबीज में कि क्रिकेट खेलना है मेरी हॉबी है। तो आपको क्या लगता है, ये थोड़ी पूछेगा कि बताइए क्रिकेट में प्लेयर कितना होता है, आप इंजीनियर हैं, आपसे कहेगा अच्छा आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, चलिए आप एक चीज़ बताइए कि क्रिकेट में क्रिकेट का बॉल स्विंग कैसे करता है, ठीक है। दैट इज कि कोई फास्टर बॉलर जब बॉल फेंकता है, आप लोग देखते होंगे, बॉल फेंका, टप्पा खाया, हवा में कभी इधर उधर घूम गया, वो कैसे हो रहा है, वो पूछेगा वो कैसे हो रहा है। देखिए यहीं से बताते हैं। अगर एक क्रिकेट बॉल को आप देखेंगे, लेदर बॉल को, तो देखिए सेंटर पर उसके धागा है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ है, ठीक है। नया, और एक चीज याद रखना, स्विंग हमेशा नया बॉल से ही होता है। क्यों होता है वो भी बता रहे हैं। तो जब वो बॉल है तो उस बॉल को आप देखोगे कि जैसे ही मैच शुरू होता है, एक प्लेयर शुरुआत में ही जैसे ही एक गेंद भी फेंकेगा, एक प्लेयर उस बॉल को लेता है और उस बॉल को क्या करता है, उसके ऊपर पसीना लगा करके वो क्या करता है, एक तरफ वो उसको रब करता है, साफ करता है, शाइन करता है। तो क्यों करता है, देखो जब बॉल फेंका तो वो किधर साइड भी टप्पा खा सकता है, जहां टप्पा खाएगा वहां पर लेदर थोड़ा सा क्या होगा, कटेगा, फ्रिक्शन होगा, तो वो रफ होगा। तो अब लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, जो भी रफनेस आएगा उसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो देखो बॉल है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट वाले पार्ट को डिसाइड कर लिया कि बार बार उसको क्या करेंगे, रब कर लेंगे। या ये समझो एक तरफ लिखा होता है एक तरफ लिखा नहीं होता है बॉल पे, तो जिधर नहीं लिखा हुआ हम सोचे कि उसको रफ, उसको क्या करेंगे, स्मूथ। तो जब भी बॉल फेंकता है एक प्लेयर, उसको क्या करता है, घिस करके जितना भी उसके ऊपर चमड़ा उखड़ा होगा ना, उसको घिस देंगे तो शाइन हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। अब देखो एक तरफ बॉल शाइन है और एक तरफ का हम शाइननेस नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरफ बॉल रफ दिख रहा है, टप्पा खा रहा है तो रफ हो रहा है, एक तरफ जो भी रफनेस है उसको घिस दिया तो क्या होगा, एक तरफ बॉल शाइन है, यानी एक तरफ के बॉल का सरफेस रफनेस कम है, एक तरफ के बॉल का सरफेस रफनेस क्या है, ज्यादा है। अब क्या होगा, जब कोई फास्टर बॉल फेंकेगा, बॉल ऐसे मूव कर रहा है, एयर उसको ऐसे काटेगा, एयर उसको ऐसे काटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक तरफ उसको एयर को रफनेस कम मिल रहा है, एक तरफ एयर रफनेस ज्यादा मिल रहा है। तो बॉल को जो फ्रिक्शन आएगा, वो जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होगा बॉल पर, वो किधर साइड बढ़ेगा, तो वो जिधर से रफ था बॉल, जिधर का रफनेस हम लोग नहीं हटा रहे थे, उधर साइड स्किन फ्रिक्शन ड्रैग बढ़ गया। एक तरफ रुकावट ज्यादा है एक तरफ रुकावट कम है, तो बॉल क्या होगा, वो उस तरफ मूव करने लग जाएगा जिधर रुकावट कम थी। इसीलिए बॉल हवा में जिधर शाइन होता है उधर घूम जाता है। अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा लेदर से, तो जो फ्रंट ऑर्डर ओपनर बैट्समैन होते हैं वो क्या देखते हैं, बॉल में शाइनी पार्ट किधर है, जिधर शाइनी पार्ट होगा बॉल उधर ही मूव करेगा, क्योंकि उस साइड उसको स्किन फ्रिक्शन ड्रैग कम लगेगा। जिधर रफ होगा ड्रैग ज्यादा है, तो रुकावट उधर से ज्यादा है, तो जिधर रुकावट होगा बॉल उधर क्यों मूव करेगा, उसके दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। एक हाफ दो हाफ दोनों पर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक पर कम एक पर ज्यादा,
जिधर से ज्यादा लगेगा इधर कम लगेगा, बॉल कम की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है। अब देखो रिवर्स स्विंग होता है टेस्ट में 50-60 ओवर जब आप बॉलिंग कर लेते हो और कंटिन्यूसली बॉल को एक पार्ट को रब करते रहते हो, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत देर से 50-60 ओवर तक रब करने पर बॉल का एक तरफ का हाफ पार्ट क्या होता है, उसका वेट दूसरे के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इस बार क्या होगा, लेफ्ट पार्ट का वजन कम हो जाएगा, राइट पार्ट का वजन ज्यादा, क्योंकि एक तरफ से घिस रहे हैं ना कंटिन्यूसली, तो वो वजन कम हो जाता है। तो अब क्या होता है, 60-70 ओवर जब हो जाता है टेस्ट में, तो बॉल रिवर्स स्विंग करती है। तो अब क्या होगा, जिधर भारी है ना बॉल उधर घूमने लग जाएगा, यानी इधर शाइन है उधर ना घूम के रफ की तरफ घूमने लग जाए, तो उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। इसीलिए कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर पर बैन लगा था, क्योंकि उन्होंने सेरेस पेपर से क्या कर दिया था, बॉल को घिस दिया था। तो सेरेस पेपर से बॉल को घिसने से फायदा क्या होता, एक तरफ बॉल का वेट बहुत जल्दी कम हो जाता और बॉल उधर घूमने लग जाता जिधर उसको नहीं घूमना था। ठीक है, इसीलिए रिवर्स स्विंग मोर डेंजरस होता है। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि बताइए बॉल स्विंग कैसे करता है। एक चीज और है, ड्रिफ्ट कैसे करता है। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल में आप देखा होगा कि फ्री किक हुआ, प्लेयर ने मारा, फुटबॉल ऐसे जाके ऐसे चला गया। तो वो चीज जो है ना, वो एक्चुअली मैग्नस इफेक्ट है। वो मैग्नस इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आज के लिए लेकिन हम लोग यहां तक रखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ड्रैग कैसे आया, क्यों होगा। ठीक है, और हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडीज ऐसा करते हैं, चलो बॉडीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप की बॉडीज है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड ब्लफ बॉडी। तो पहले स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड ब्लफ बॉडी को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फंडा है कि बॉडीज कितने टाइप की होती हैं। तो बॉडीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, दूसरा होता है ब्लफ बॉडी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको कहते हैं, वैसी बॉडी जिसका शेप स्ट्रीमलाइन के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड्स कर जाए, उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। यानी कि अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो कहेंगे अ बॉडी हुज शेप या सरफेस कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइंस एंड फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, यानी कि वो बॉडी जिसका शेप कोइंसाइड कर जाए और उसमें फ्लो सेपरेशन क्या कर जाना चाहिए, सप्रेस्ड कर जाना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉडी इस तरीके से सपोज दैट बना दी। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रीमलाइन है वो इनके साथ क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड्स कर जाएंगी। तो ऐसी बॉडी जो कहलाती हैं, ये हमने बनाया है एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये। ठीक है, तो पहला केस है आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी, द बॉडी हुज शेप और सरफेस coincides with the streamlines and flow separation is suppressed is called streamlined body। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, जब स्ट्रीमलाइन बॉडी बना रहे हैं तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में आप देख रहे होंगे बहुत ही कम प्रेशर ड्रैग मिलेगा। यानी क्या पता चला, प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी में प्रेशर ड्रैग मिनिमम होता है। और अगर आपसे कोई कह दे कि 100% स्ट्रीमलाइन बॉडी है, अगर 100% स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसका मतलब कि प्रेशर ड्रैग इज 0, प्रेशर ड्रैग इज 0। लेकिन देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी में प्रेशर ड्रैग मिनिमम हो सकता है, लेकिन जो शियर ड्रैग है या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो है ये मैक्सिमम रहता है। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, तो सरफेस को फिनिश, जो सरफेस फिनिश है उसको स्मूथ करके। ठीक है, दूसरा बॉडी कौन सा कहलाता है, दूसरा बॉडी है ब्लफ बॉडी।
तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, वो बॉडी जिसका शेप स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड ना करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लफ बॉडी। जैसे ये एक बॉडी है, इधर से स्ट्रीमलाइन आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो, जब स्ट्रीमलाइन इधर से आ रहा था तो आप देखोगे प्रेशर ड्रैग यहाँ पर क्या है, सारे के सारे फ्लूइड आके इसको 90 डिग्री पर टच करेंगे, यानी कि प्रेशर ड्रैग क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा किसमें, ब्लफ बॉडी में, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन जो होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है वो टॉप एंड बॉटम में केवल होगा, मैक्सिमम वेक मिलेगा, यानी यहां पर जो बनेगा मैक्सिमम वेक का फॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा वेक बनेगा बॉन्डी लेयर सेपरेशन का, ठीक है। इसमें मिनिमम वेक कहो या ये कहो कि वेक फॉर्मेशन एट द एक्सट्रीम रियर एंड पर होगा। ये फ्रंट एंड है, ये आपको कौन सा एंड है, रेयर एंड है, और रेयर एंड पर ही आपको क्या होगा, फ्लो का सेपरेशन होगा। सेपरेशन अकर्स एट एक्सट्रीम रियर एंड, ठीक है, वेरी स्मॉल वेक फॉर्मेशन, और वेक का फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत छोटा होगा। और स्ट्रीमलाइन बॉडी का अगर एग्जांपल जानना है तो आप कह सकते हो कि सर एरोफॉइल बॉडी, एरोफॉइल बॉडी जो है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के बॉडी थे, इन दोनों बॉडी को हम लोग ने देख लिया, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड ब्लफ बॉडी। शेप कॉन्साइड कर जाए तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ना करे तो ब्लफ बॉडी, ठीक है। बाकी कंडीशन आपको समझ में आ गया। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मैग्नस इफेक्ट की बात करेंगे। सो प्लीज like, share and subscribe the channel. Till then, goodbye.